अप्रैल 1994 अफ्रीका का एक छोटा सा देश रवांडा, जहां सिर्फ 100 दिनों के अंदर 8 लाख से ज्यादा लोग मार दिए गए। ये नंबर इतना बड़ा था कि यहाँ हर सुबह सड़कों पर लाशें मिलना एक आम बात बन गई थी। लोग अपने ही घर में अपने ही बच्चों के सामने मारे जा रहे थे और इनको मारने वाले कोई बाहर के लोग या किसी दूसरे देश की आर्मी नहीं थी। ये लोग अपने ही पड़ोसियों के हाथों मारे जा रहे थे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके पड़ोसी किसी दूसरे कम्युनिटी के थे। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये सब अचानक नहीं हुआ था। इस नफरत की बुनियाद कई दशकों पहले ही रख दी गई थी। एक ऐसी सोची समझी साजिश जिसमें लोगों को उनकी पहचान के नाम पर बांट दिया गया और धीरे धीरे ये नफरत इतनी गहरी हो गई कि एक वक्त ऐसा आया जब पड़ोसी ही पड़ोसी का कातिल बन गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 100 दिनों में लाखों लोगों को मार दिया गया। और जब ये सब कुछ हो रहा था तब पूरी दुनिया और यूनाइटेड नेशन इसे रोक क्यों नहीं पाए। रवांडा की ये कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। रवांडा में सदियों से दो मेजर कम्युनिटी रहते थे, हुटू और टुट्सी। ये दोनों एक ही भाषा बोलते थे, एक ही धर्म फॉलो करते थे और सालों से एक साथ रहते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि टुट्सी लोग जानवर पालते थे और हुटू लोग फार्मिंग करते थे। लेकिन ये सिर्फ एक इकोनॉमिक डिफरेंस था। लेकिन इनके बीच नफरत का जहर घोला बेल्जियम ने। 1919 में जब बेल्जियम ने रवांडा पर कब्जा किया तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल का खेल खेला। उन्होंने टुट्सी लोगों को ऊंची क्लास का बताया और उन्हें सरकार में सारी बड़ी पोस्ट दे दी, जबकि हुटू लोगों को नीचे रखा गया। उन्होंने आईडी कार्ड भी बना दिया जिसमें लिखा होता था कि वो हुटू है या टुट्सी। ये डिवीजन जो पहले सिर्फ इकोनॉमिक था अब एक परमानेंट ऑफिशियल पहचान बन गया। बेल्जियम की यही पॉलिसी आने वाले दशकों में युगांडा में एक तबाही लाने वाली थी। लेकिन फिर 1953 से 1956 तक रवांडा में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल बदलाव हुआ जिसमें टुट्सी लोगों ने बेल्जियम से आजादी की मांग शुरू कर दी और इससे डरकर बेल्जियम ने उनका साथ छोड़ दिया और अपने फायदे के लिए 85% आबादी वाली हुटू मेजोरिटी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बेल्जियम का यही सपोर्ट आगे चलकर 1959 में एक बड़े विद्रोह में बदल गया जिसे रवांडन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, जिसके बाद बेल्जियम ने अचानक अपनी पॉलिसी बदल दी और टुट्सी मोनार्की को हटाकर हुटू लोगों को पावर ट्रांसफर कर दी। 1962 में रवांडा को बेल्जियम से आज़ादी मिली, लेकिन बेल्जियम ने जो डिवाइड एंड रूल का दलदल बनाया था वो खत्म नहीं हुआ। सत्ता हुटू मेजोरिटी के हाथ में आते ही टुट्सीज के खिलाफ भेदभाव और हिंसा का एक नया दौर शुरू हो गया। अपनी जान बचाने के लिए लाखों टुट्सी देश छोड़कर युगांडा और बुरुंडी जैसे नेबरिंग कंट्रीज में रिफ्यूजी बनकर भाग गए और वहाँ उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था रवांडन पैट्रियोटिक फ्रंट या RPF। और ये लोग वापस अपने देश में बराबर का अधिकार चाहते थे। 1990 में RPF ने युगांडा के बॉर्डर से रवांडा पर हमला कर दिया और एक सिविल वार शुरू हो गई। RPF अपने हक के लिए फाइट कर रहे थे, लेकिन रवांडा के अंदर बैठी हुटू गवर्नमेंट ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने आम हुटू लोगों के दिमाग में एक डर बिठाना शुरू किया कि अगर टुट्सी वापस आ गए तो वो हुटूस को अपना गुलाम बना लेंगे। और अब नफरत मीडिया के जरिए फैलाई जा रही थी। हुटू रेडिकल ग्रुप ने एक RTLM नाम का प्राइवेट रेडियो स्टेशन शुरू किया जिसमें टुट्सीज को कॉकरोच बताया जाने लगा। उन्हें इंसान नहीं बल्कि कीड़े मकोड़ों की तरह दिखाया गया। ये लैंग्वेज धीरे धीरे लोगों के दिमाग में बैठने लगी। उन्होंने लोगों को दिमागी तौर पर तैयार कर दिया कि इन कॉकरोचेस को खत्म करना ही पड़ेगा। दोनों कम्युनिटी के बीच हालात एकदम तनावपूर्ण थे। लेकिन फिर आती है 6 अप्रैल 1994 की वो बदकिस्मत रात। रवांडा के प्रेसिडेंट जुवेनल हवेयारिमाना, जो कि एक हुटू थे, उनका प्लेन एक मिसाइल हमले में क्रैश हो जाता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। ये आज तक कोई नहीं जानता कि वो मिसाइल किसने चलाई थी, लेकिन हुटू रेडिकल्स ने बिना किसी सबूत के इसका पूरा ब्लेम टुट्सी लोगों पर और RPF पर लगा दिया। और यही वो ट्रिगर पॉइंट था जिसने 100 दिन के सबसे भयानक जेनोसाइड को शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट के मौत के कुछ ही समय में RTLM रेडियो पर एक कोडेड मैसेज आया जिसका मतलब था लंबे पेड़ों को काट दो, जो कि टुट्सी लोगों को मारने का एक इशारा था। हुटू रेडिकल्स ग्रुप, जिन्हें इंटेरा हामियो कहा जाता था, उन्होंने पूरे देश में रोड ब्लॉक्स लगा दिए और हर आते जाते इंसान का ID कार्ड चेक किया जाने लगा। अगर कार्ड पर टुट्सी लिखा होता था तो उन्हें वहीं सड़क पर ही मार दिया जाता था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि इस काम में सिर्फ आर्मी या पुलिस नहीं थी। हुटू रेडिकल्स ग्रुप ने लोगों के हाथों में हथियार थमा दिए थे। कल तक जो पड़ोसी साथ रहते थे वो आज एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। लोग अपने ही पड़ोसियों के हाथों मारे जा रहे थे क्योंकि वो किसी दूसरे कम्युनिटी के थे।
RDLM नाम का रेडियो स्टेशन इस पूरे जेनोसाइड का सबसे खतरनाक हथियार बना। ये स्टेशन 24 घंटे हुटू लोगों को प्रोवोक करता रहता था। वो एग्जैक्ट लोकेशन बताता था जहां टूटसीज छुपे हुए हैं। वो लोगों को डायरेक्टली बुलाता था कि इन कॉकरोचेस को खत्म करो। एक रेडियो स्टेशन जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बना था, वो मौत का हथियार बन गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है कि जब इतना बड़ा कत्लेआम हो रहा था, तब पूरी दुनिया और यूनाइटेड नेशन कहाँ थी? क्या उन्हें इसकी खबर नहीं थी? तो दोस्तों, असलियत तो ये है कि यूएन की एक पीस कीपिंग फोर्स रवांडा में ऑलरेडी मौजूद थी, जिसका कमांडर था जनरल रोमियो डलेर। जेनोसाइड शुरू होने से पहले ही डलेर ने यूएन को वार्निंग भेजी थी कि यहाँ ये कुछ बड़ा होने वाला है, और उसने एक्स्ट्रा सैनिक भी मांगे थे। लेकिन यूएन हेडक्वार्टर में बैठे ऑफिशियल्स ने उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। उनको लगा कि ये सिर्फ एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट है, कोई जेनोसाइड नहीं। जब ये जेनोसाइड शुरू हुआ, तब यूएन ने अपने सैनिकों को बढ़ाने के बजाय और कम कर दिया। बेल्जियम के 10 पीसकीपर्स शुरू में ही मारे गए, और इसलिए बेल्जियम ने अपनी पूरी फोर्स को वापस बुला लिया। फ्रांस का रोल भी इस पूरी कहानी में बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है। फ्रांस का हुटू गवर्नमेंट के साथ बहुत ही गहरे संबंध थे। कई रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि फ्रांस ने हुटू के सैनिकों को ट्रेनिंग और हथियार भी दिए हैं। 100 दिन तक ये जेनोसाइड चलता रहा। चर्च, जहां लोग सेफ्टी के लिए छुप रहे, वहां भी लोग मारे गए। एक एस्टीमेट के मुताबिक हर घंटे 300 से ज्यादा लोग मारे जा रहे थे। ठीक 100 दिनों बाद जुलाई 1994 में युगांडा बॉर्डर से आरपीएफ की सेना रवांडा के अंदर घुसती है। पॉल कगामे की लीडरशिप में टूटसी रेबल ग्रुप ने हुटू एक्सट्रीमिस्ट को पीछे ढकेल दिया और रवांडा के कैपिटल पर कब्जा कर लिया। आरपीएफ के आने के बाद ये नरसंहार रुका, लेकिन तब तक रवांडा पूरी तरह से तबाह हो चुका था। 8 लाख से ज्यादा लाशें, लाखों अनाथ बच्चे और एक ऐसा देश जो पूरा बर्बाद हो चुका था। जेनोसाइड खत्म होने के बाद दुनिया को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। यूएन ने बाद में माना कि उन्होंने इंटरव्यू न करके गलती की थी। बिल क्लिंटन ने भी बाद में रवांडा विजिट करके माफी मांगी, लेकिन ये माफी उन लोगों को वापस नहीं ला सकती थी जो मारे जा चुके थे। इस भयानक दलदल से निकलने के बाद रवांडा ने एक ऐसी शुरुआत की जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। सबसे पहले उन्होंने उस आईडी कार्ड को बैन कर दिया जिसने उन्हें बांटा था। आज रवांडा में कोई हुटू या टूटसी नहीं है, वहाँ सब सिर्फ रवांडन है। रवांडा में एक जेनोसाइड मेमोरियल भी है, जहाँ 2.5 लाख से ज्यादा विक्टिम्स की बॉडीज को दफनाया गया है। इस मेमोरियल के अंदर 1994 के जेनोसाइड का पूरा इतिहास और उसके पीछे की वजह को डॉक्यूमेंट और फोटोज के साथ समझाया गया है। वहाँ मासूम लोगों के बचे हुए असल कपड़े, उनके आखिरी बचे हुए सामान और उनकी तस्वीरें रखी हुई हैं। इसके साथ ही वहाँ मारे गए छोटे बच्चों की डिटेल्स और उनकी फोटोज भी मौजूद हैं। रवांडा आज अफ्रीका के सबसे तेज विकास करने वाले देशों में से एक है। तो दोस्तों, ये थी रवांडा जेनोसाइड की पूरी कहानी। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।